अजीत पवार। महाराष्ट्र की राजनीति में ये नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है? सत्ता या बगावत? शायद दोनों। उन्हें अक्सर ताज के बिना राजा कहा जाता है, लेकिन क्या ये सच है? चलिए उनके इस बेहद दिलचस्प सफर को जरा गहराई से समझते हैं। सोचिए, एक बार नहीं, दो बार नहीं, पूरे 6 बार डिप्टी चीफ मिनिस्टर। लेकिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी, वो हमेशा बस कुछ ही दूरी पर रही। आखिर ऐसा क्यों है? ये एक ऐसी पहेली है जिसे आज हम सुलझाने की कोशिश करेंगे। तो इस कहानी को ठीक से समझने के लिए हमें टाइम में थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। उस एक सुबह जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। तारीख थी 23 नवंबर 2019। एक ऐसी सुबह जब महाराष्ट्र की सियासत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसके बारे में किसी ने सोचा तक नहीं था। सिर्फ 72 घंटे, बस इतने से टाइम में महाराष्ट्र में एक सियासी भूचाल आ गया था। सब कुछ शुरू हुआ सुबह सुबह एक गुप्त शपथ ग्रहण समारोह से। एक ऐसा इवेंट जिसने पॉलिटिकल एक्सपर्ट से लेकर आम आदमी तक सबको हैरान कर दिया। और इस पूरे ड्रामा के सेंटर में कौन थे? 2 पवार। एक तरफ सियासत के चाणक्य शरद पवार और दूसरी तरफ उनके भतीजे अजीत पवार, जो शायद, बस शायद, अपनी एक अलग राह बनाना चाहते थे। ये तस्वीर उसी टकराव की पूरी कहानी कहती है। लेकिन ठहरिए, इन 72 घंटों में सिर्फ सियासी उठापटक नहीं हुई। इसी दौरान एक और अजीब चीज हुई। अजित पवार के खिलाफ जो सिंचाई घोटाले की जांच चल रही थी उससे जुड़ी पूरी 9 इंपॉर्टेंट फाइल्स बंद कर दी गईं। अब सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक इत्तेफाक था? देखिए, अजित पवार के हर कदम के पीछे एक बहुत बड़ी परछाई हमेशा रहती है, उनके चाचा शरद पवार की। अगर अजित की कहानी समझनी है तो हमें पहले उस बरगद के पेड़ की छांव को समझना होगा जिसके नीचे वो बड़े हुए। सियासत की जानकार अक्सर कहते हैं कि शरद पवार एक बरगद के पेड़ जैसे हैं। और बरगद के पेड़ के साथ प्रॉब्लम क्या होती है? उसके नीचे कोई दूसरा पेड़ उतनी ही ताकत से पनप नहीं पाता। और शायद यही एक लाइन अजीत पवार की पूरी पॉलिटिकल जर्नी को आसान शब्दों में बता देती है। और ये फर्क सिर्फ कहने की बातें नहीं है, ये उनके काम करने के तरीके में साफ दिखता था। जहां शरद पवार शतरंज के माहिर खिलाड़ी की तरह धीमी और बिल्कुल सोची समझी चालें चलते थे, वहीं अजित पवार एकदम फास्ट, तेज तर्रार एडमिनिस्ट्रेटर थे। उन्हें बस नतीजों से मतलब था। तो एक तरफ थे डिप्लोमैट और दूसरी तरफ दी एनफोर्सर। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि अजित पवार हमेशा अपने चाचा की परछाई में ही रहे। बिल्कुल नहीं। उन्होंने जमीनी लेवल पर, ग्रासरूट लेवल पर अपनी एक अलग पहचान बनाई। एक ऐसे नेता की पहचान जिसे लोग प्यार से दादा यानी बड़ा भाई कहते थे। एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेटर जो काम करवाने में विश्वास रखता था। उनकी वफादारी का सबसे पहला और सबसे बड़ा टेस्ट आया 1991 में। सोचिए, वो बारामती से सांसद चुने गए। लेकिन आगे क्या हुआ? उनके चाचा शरद पवार को रक्षा मंत्री बनने के लिए एमपी बनना जरूरी था। तो अजित पवार ने क्या किया? जीतने के सिर्फ 1 महीने के अंदर अपनी जीती हुई सीट बिना कोई शर्त रखे अपने चाचा के लिए छोड़ दी। एक बहुत बड़ा बलिदान था जिसने पवार परिवार में उनका कद काफी ऊंचा कर दिया। उनका काम करने का स्टाइल तो लेजेंडरी माना जाता है। सुबह 6 बजे काम शुरू करना, कोई इधर उधर की बात नहीं, सीधी नो नॉनसेंस बात करना। वेस्टर्न महाराष्ट्र में पावर की चाबी मानी जाती है कोऑपरेटिव शुगर मिल्स की पॉलिटिक्स। उसमें उन्होंने महारत हासिल की। पिंपरी चिंचवड जैसे शहरों को मॉडर्न बनाने में उनका बड़ा हाथ था। और यही दादा का स्टाइल था, बिल्कुल डायरेक्ट। और इसी वजह से यंग पॉलिटिशियंस के बीच उनकी एक अलग ही फैन फॉलोइंग बन गई। लेकिन जैसे जैसे दादा का कद बढ़ता गया, उनकी एम्बिशंस, उनकी महत्वाकांक्षाएं भी बढ़ने लगीं। और बस यहीं से शुरू हुआ परिवार और सत्ता के बीच टकराव का एक लंबा दौर। इस टकराव के बीज अलग अलग टाइम पर बोए गए। पहले 2004 में जब एनसीपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, लेकिन सीएम की कुर्सी कांग्रेस को मिल गई। फिर 2006 में जब शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले ने पॉलिटिक्स में एंट्री ली। और फिर 2023 में तो उन्होंने पार्टी ही तोड़ दी। हर एक घटना ने इस दरार को बस और गहरा ही किया। और फिर आया वो विवाद जो आज तक उनका पीछा नहीं छोड़ता, सिंचाई घोटाला। आरोप क्या था कि जब अजित पवार वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर थे, उस दौरान 70,000 करोड़ रुपए खर्च हुए, लेकिन सिंचित जमीन यानी इरिगेटेड लैंड सिर्फ 0.1% बढ़ी। सिर्फ 0.1%। तो इस घोटाले की 2 अलग अलग तस्वीरें सामने आईं।
विपक्ष ने कहा कि ये 70,000 करोड़ का महाघोटाला है, लेकिन एनसीपी का डिफेंस क्या था? उन्होंने कहा कि ये जो 0.1% का फिगर है ना, वो एक प्रिंटिंग मिस्टेक थी। असली बढ़ोतरी तो 5.17% थी। अब सच क्या था, ये आज भी एक बड़ी बहस का मुद्दा है। और ये सब हमें वापस उसी जादुई आंकड़े पर ले आता है, 6। पूरे 6 बार महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर। सोचकर देखिए, सत्ता के इतने इतने करीब, लेकिन जो सबसे ऊंची कुर्सी है उससे हमेशा बस एक कदम दूर। ये एक नंबर अजित पवार की पूरी सियासी कहानी बयां कर देता है। तो सवाल उठता है कि आखिर अजित पवार की विरासत क्या है? उन्हें कैसे याद रखा जाएगा? एक विद्रोही के तौर पर जो हमेशा सत्ता के लिए लड़ता रहा, या फिर एक ऐसे युवराज के रूप में जो हमेशा हमेशा बस अपने सही मौके का इंतजार करता रहा? उनके फैसलों के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या? एक थ्योरी कहती है कि वो हमेशा शरद पवार के इशारे पर ही काम कर रहे थे, लेकिन दूसरी थ्योरी वो कहती है कि ये उनकी अपनी एम्बिशन, उनकी अपनी एक आज़ाद लड़ाई थी। शायद इस कहानी का कोई एक आसान सा सच है ही नहीं। इसके 3 वर्जन हैं। एक सच वो जो शरद पवार बताते हैं, दूसरा सच वो जो देवेंद्र फडणवीस को समझ आया, और तीसरा और शायद सबसे अहम सच वो है जो सिर्फ और सिर्फ अजित पवार जानते हैं। और यही रहस्य, यही मिस्ट्री उन्हें इंडियन पॉलिटिक्स के सबसे दिलचस्प किरदारों में से एक बनाती है।